नमो नमः शिष्यों। उजोत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। वर्ण के बारे में विस्तृत रूप से आप जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और एक चीज़ जानते हैं आप, संस्कृत और हिंदी व्याकरण दोनों का ज्ञान आपको बहुत जरूरी है और दोनों व्याकरण में बहुत समानता है। क्यों? क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से है। तो बहुत कुछ आप लोग जो संस्कृत में पढ़े हैं, संस्कृत के शिक्षक जो आपको पढ़ाए हैं, आपको उससे हिंदी में बहुत फायदा होगा। लेकिन हिंदी व्याकरण की परिभाषा और संस्कृत व्याकरण में थोड़ा अंतर है। हिंदी व्याकरण आप जानते हैं कि जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना आता है उसको हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में व्याकरण के 3 अंग मुख्य रूप से माना गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार को हम लोग विस्तृत रूप से इसके पहले पढ़े हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, आप इसके पहले वाले जो पढ़ाई हो चुका है उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं शब्द, वो आपको समझ में आएगा और आज हम लोग शब्द को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्द का निर्माण जो होता है वो वर्णों से होता है। और उसके बाद हम लोग आए विस्तृत रूप से शब्दों के बारे में हम लोग जाने कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द के विषय में जानने के लिए इसकी परिभाषा जाननी होगी। और आप ये जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब कि न वर्ण रहता है, जैसे क जोड़ अ जोड़ ल जोड़ म। तो कलम को अगर हम बांटें तो क, उसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर न। दूसरा उदाहरण आप यहाँ देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि प उ पू हो गया, स और स हो गया, आ त अ से त, आ क अ से क। तो इस प्रकार यहाँ प जोड़ उ जोड़ स जोड़ त जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ, इन वर्णों के मेल से पुस्तक बना। अब पुस्तक एक शब्द है क्योंकि हमारा ध्यान उस पर जाता है जिसे हम पढ़ते हैं, उसको पुस्तक कहते हैं। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? मुख से उच्चारित ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो। तो वर्ण ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो। और शब्दों का निर्माण वर्ण से होता है। आगे हम लोग इसी प्रकार वाक्य को भी पढ़ेंगे। तो दूसरा अगर उदाहरण हम देखें, ग जोड़ अ जोड़ न जोड़ ए जोड़ स जोड़ अ, गणेश। तो गणेश भी आपका सार्थक शब्द है क्योंकि गणेश की सबसे पहले पूजा होती है। और इस प्रकार से पंखा है, पंखा भी एक शब्द है क्योंकि वहाँ ध्यान जाता है। कलम है, अनेक शब्द हैं, वो सार्थक है, मेल है और उसे हम शब्द की संज्ञा देंगे। मेरे प्यारे शिष्यों, परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो अनेक बार बोर्ड में आ चुका है: शब्द और पद में क्या अंतर है? इस बात को आपको समझना है। मैं यहाँ ही आप लोग को अच्छा से समझा देना चाहता हूँ। शब्द और पद में क्या अंतर है? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा शब्द जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे देखिए, उमेश एक शब्द है। उमेश, उमेश संस्कृत पढ़ता है। यहाँ पर आप देखिए कि उमेश पद है। क्यों? क्योंकि उमेश का प्रयोग पद में किया गया। मैं एक शब्द हुआ, राम एक शब्द हुआ, लेकिन राम का ही अगर राम घर जाता है हम कह दें तो राम यहाँ पद हो जाता है। इस प्रकार से पद की परिभाषा है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और जब शब्द का व्यवहार वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। दूसरे एक और परिभाषा हम यहाँ दे सकते हैं, विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। विभक्ति किसकी होती है? कारक की होती है। जैसे जानते हैं कर्ता का चिन्ह सुन और ने भी होता है। तो यहाँ पर उमेश में आप देख लीजिए कि उमेश संस्कृत पढ़ता है तो उमेश में शून्य चिन्ह है, अर्थात कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो होगा।
अब आइए हम लोग शब्दों के भेद को पढ़ें। तो शब्द के भेद अलग अलग आधार पर होता है। पहला आप देखिए उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। ये 4 प्रकार के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। तो पहला आधार आप देखिए उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, आप लोगों की पुनरावृत्ति हो रही है, और आप अगर हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा सक्रिय हो जाएंगे तो इसमें पूर्ण में पूर्ण अंक प्राप्त करके आप हिंदी में भी संस्कृत की तरह, गणित की तरह पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि बोर्ड में एक भी नंबर न कटे और आप न बिहार में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करें। इसलिए देखिए तत्सम शब्द है पहला। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कह दिया है कि हिंदी में जो शब्द नहीं है वे शब्द संस्कृत से लिए जाएंगे। संस्कृत के जो भी शब्द हैं वे हिंदी में जो ज्यों का त्यों लिया गया है उसे ही हम तत्सम शब्द के रूप में जानते हैं। जैसे आम्र है, मुख है, दिवस है, पुत्र है, दुग्ध है, चर्म है और श्वेत कृष्ण है, उज्ज्वल है, ये सभी शब्द आपके संस्कृत के हैं और इसका व्यवहार हिंदी में। मेरे प्यारे शिष्यों, अधिक से अधिक आप हिंदी में तत्सम शब्द का ही प्रयोग करें। और आप लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, वैद्यनाथ मिश्र हैं, नागार्जुन जिनका नाम है, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, ये सभी लोग संस्कृत के विद्वान हैं और हिंदी के बहुत उच्च कोटि के कवि हैं। तात्पर्य कि हिंदी आपका उच्च स्तर का तभी होगा जब आप तत्सम शब्दों को जानेंगे। तो तत्सम शब्द हिंदी में लगभग 70% से ऊपर तत्सम शब्द का व्यवहार होता है। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में रूप परिवर्तित कर, थोड़ा बदल कर हिंदी में जो व्यवहार होता है उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण संस्कृत का है, उससे कान तद्भव हो गया, ये तत्सम है। कान तद्भव हो गया। सर्प शब्द संस्कृत का है, उससे सांप हो गया। अश्रु शब्द है, उससे आंसू हो गया। अग्नि से आग हो गया। रात्रि से रात, स्वर्ण से सोना। गर्दभ संस्कृत शब्द है, उससे गधा हो गया। और हस्त से हाथ, कूप से कुआं। इतना ही नहीं, और अनेक शब्द हैं, मैं तो थोड़ा सा केवल उदाहरण दे रहा हूं। और उसके बाद देशज शब्द है, जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होता है मेरे प्यारे शिष्यों, उसे ही हम देशज शब्द कहते हैं। देहाती शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से, जो मैथिली में है, भोजपुरी में है, मगही में है, अंगिका में है ना, या अन्य और दूसरे क्षेत्रों की भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। जैसे डिबिया है, धोती है, पेट है, कटोरा, खटिया, जूता, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, ढिबरी, ठेला और बहुत सा शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चादर है ना, गमछा है, अनेक शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में लिए गए शब्द हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद आप देखें विदेशज शब्द। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में मुस्लिम आए, उसके बाद अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। तो भारत में वे आए तो उन शब्दों को हम लोग हिंदी में भी लिए, अंग्रेजी के शब्द लिए। तो कहता है विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशी भाषाओं से हिंदी में जो शब्द लिए जाते हैं उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखें, विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए शब्द विदेशज कहते हैं। आप लोग चाहेंगे तो कुछ नोट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द आप जानते हैं, कॉलेज, स्कूल, स्टेशन, पुलिस, पार्टी, जज, इतना ही नहीं और अनेक शब्द हैं अंग्रेजी के। अरबी शब्द हैं इनाम, कसम, कानून, ताकत, नुकसान, खत, औरत, किस्सा और बहुत से शब्द हैं। ये सब आपके अरबी शब्द हैं। फारसी के शब्द हैं आदमी, आसमान, कलर, चेहरा, जमीन, दीवार, शादी, याद, पर्दा, ये सब फारसी के शब्द हैं। अब पुर्तगाली शब्द हैं कमरा, तौलिया, गोदाम, चाबी, संतरा, साबुन, ये सब पुर्तगीज शब्द हैं, पुर्तगाली। तुर्की शब्द हैं तोप, बंदूक,
फ्रांसीसी शब्द कारतूस है, कूपन है, काजू है, और चीनी शब्द भी आप जानते हैं चाय, लीची, पटाखा, जापानी शब्द रिक्शा है। तो बहुत से इसमें शब्द आप लोग को जो बताए मैं, आप लोग नहीं जानते हैं कि किस भाषा से लिया गया है, तो आपको भी इसमें जानकारी हो गई और आप आश्चर्यचकित करते होंगे, अरे ये शब्द तो फारसी शब्द है, ये तो पुर्तगाली शब्द है। इस प्रकार से आपका भी ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कारज धीरे होत हैं काहे हो तधीर, समय पाए तरवर फले के तक सिंचौ नीर। मेरे प्यारे शिष्यों, आप हड़बड़ा कर 10 मिनट में ही सब कुछ नहीं जान सकते हैं। धीरे धीरे ज्ञान की वृद्धि होती है और तब आप एक वर्ष में सभी चीज़ को तैयार करते हैं तो परीक्षा देते हैं। तो आए हम लोग एक प्रकार का और शब्द है संकर शब्द, जो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका है रेल जोड़ गाड़ी, रेलगाड़ी, वर्ष जोड़ गांठ, वर्षगांठ। इस प्रकार से आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों को हम लोग पढ़ें। मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं, लेकिन संकर शब्दों को भी हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर शब्द के भेदों का ज्ञान प्राप्त किए। अब आए हम लोग रचना के आधार पर शब्दों का अध्ययन करें या उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, जिन शब्दों को खंडित करने पर अर्थ स्पष्ट न हो उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये 2 शब्द के प्राय होते हैं। चल, च और ल को अलग करेंगे तो नहीं होगा, उसी तरह जल को भी नहीं अलग अलग करेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार बल है, नल है, बलि है, धनी है, अनेक शब्द हैं जो आपके रूढ़ शब्द हैं, जिनको खंडित करने पर खंडित पदों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। आगे हम लोग बढ़ें। और यौगिक है दूसरा। यौगिक शब्द है, यौगिक वे शब्द हैं जिनका खंड करने पर खंडित शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है। यानी दोनों खंड का अर्थ जब स्पष्ट हो उसको यौगिक कहते हैं, दोनों खंड का अर्थ स्पष्ट न हो उसको रूढ़ कहते हैं। जैसे आप देखें विद्यालय, तो विद्या जोड़ालय विद्यालय, दूत जोड़ आवास दूतावास हो गया, मूक जोड़ ईसह मुकेशह, तो मूक यहाँ दीर्घकार कर देंगे, रमा जोड़ ईसह रमेशह। इस प्रकार से ये दोनों शब्द, पाठ जोड़ शाला पाठशाला भी आप कर सकते हैं। पाठ का मतलब हुआ पाठ और शाला का मतलब होता है घर। तो इस प्रकार से संधि जिसका आप विच्छेद करते हैं दोनों का अर्थ होता है, उसको हम लोग प्रायः यौगिक शब्दों में रखते हैं। एक और शब्द है योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द हैं जिनका खंड करने पर खंडित पदों के अर्थ तो स्पष्ट होते हैं, परंतु अगर हम एक कर दें तो उसका विशेष अर्थ निकलता है। और आप जानते हैं, मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा समास, तो उसमें बताऊंगा कि जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, तो लंबा और उदर दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन लंबोदर कर देंगे तो गणेश का अर्थ बतलाएगा। जैसे देखिए लंबोदर है, पीताम्बर है, जलज है, जल और जल का भी अर्थ है, ज का भी अर्थ है, लेकिन जलज का खास अर्थ है कमल से है। अब आए हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ें। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होता है, सार्थक और निरर्थक। आप जानते हैं कि परिभाषा में ही है कि सार्थक शब्दों को, सार्थक वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। तो सार्थक मेल है जैसे पुष्प है, हाथ, मित्र, परिमाण, जीवन, मरण, ये सब सार्थक शब्द हैं। और न ये इतना ही नहीं है, अनेक शब्द हैं, पंखा है, आप पुस्तक है, घड़ी है, जितना चीज़ आप देखते हैं अगर आप वहाँ नहीं भी है बोलते हैं तो ध्यान हमारा चला जाता है। हार हम कहते हैं तो हार का मतलब हुआ कि माला जो गला में पहनते हैं वहाँ ध्यान चल जाता है, इसलिए हार सार्थक शब्द है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन उसका प्रयोग होता है। जैसे चाय वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं होता है, वाना का कोई अर्थ नहीं है, वोटी का तो रोटी वोटी, खट पट, तो ये सब निरर्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द का परिभाषा आप जानते हैं कि जिन शब्दों का निश्चित अर्थ न हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का उचित अर्थ हो उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक और निरर्थक शब्द भी आप जान गए। और मुख्य अभी आप जानेंगे कि रूपांतर के आधार पर शब्द के भेदों को हम लोग पढ़ेंगे।
और ये आप लोग अंग्रेजी में भी आप पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये चार जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं, और लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, इसी अविकारी को अव्यय कहा जाता है। अव्यय मतलब न वयः अव्ययः, लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन रूपों का परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहते हैं। और इसी में आप ये जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं। इन सभी शब्दों का रूप बदलता है। जैसे संज्ञा में देखिए लड़का है तो लड़के हो गए, लड़की हो गया, तो ये बदलते जाता है, लिंग में बदलता है, पुरुष में बदलता है, वचन में बदलता है। सर्वनाम के भी मैं, मुझे, मेरा ये हो जाता है। विशेषण भी बदलता है, काला, काला घोड़ा, काली गाय, काले लोग प्रयोग करते हैं, काले लोग यहाँ पर अधिक हैं, भारतीय दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया भी आप जानते हैं, चलता है न, वर्तमान काल में है, चलेगा भविष्य काल में है, चला न, भूतकाल में है, चलो ऑर्डर अर्थ में है, आज्ञा में है। तो इस प्रकार से संज्ञा का रूप बदलता है, सर्वनाम का रूप बदलता है, विशेषण का बदलता है और क्रिया का बदलता है। तो है ना, ये इसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और यही आपका जानते हैं कि अविकारी हुआ अव्यय, लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। और जैसे इसमें है क्रिया विशेषण, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे, हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, तुम धीरे धीरे चलते हो, वे सब धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है। ये चार जो हैं न आपके अविकारी हैं, अव्यय हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, खाली परिभाषा से काम नहीं चलेगा, उसका उदाहरण जानना होगा, और उदाहरण ही ज़्यादा आपको परीक्षा में पूछता है। जैसे पूछ देगा आपको परीक्षा में क्रिया विशेषण का उदाहरण दें, तो देखिए धीरे धीरे, वहाँ, यहाँ, आए, ये सब आपका क्रिया विशेषण है। इस पर आप वाक्य भी बना सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे बोलते हैं। भले आप जोर से बोलिए, यहाँ दिखाने के लिए आप धीरे धीरे भी कह सकते हैं। संबंध बोधक है, संबंध बोधक और, क्योंकि, लेकिन, विस्मयादि बोधक, अरे, वाह, हाय, समुच्चय बोधक और, किंतु, राम आया और मोहन गया, न, शिवेश आया और रुपेश गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किंतु, परंतु, न, यदि, यदि, तो, यदि राम पढ़ता तो वह प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता। तो इस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ने की क्रिया को हम लोग समुच्चय बोध, इसकी परिभाषा और इसको हम लोग विस्तृत रूप से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तो हम लोग ये जान गए शब्द का किस किस आधार पर भेद होता है और उसमें क्या क्या आता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें रूपांतर के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, तो इसको आप लोग को चूंकि परीक्षा में और आता है कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दें, जातिवाचक संज्ञा का है, तो अगले वीडियो में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उदाहरण को हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी व्याकरण में भी आप लोग रुचि लें और ध्यान दें, तो हिंदी में भी आपको अच्छे अंक आएगा, संस्कृत की तरह और गणित की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।